हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन 131 ब्लॉक 2 केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का यूनिट नंबर 6 आयोनिक बॉन्ड जो पढ़ रहे थे उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था उसमें। अपन ने पढ़ा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। एंड हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो उसके आगे की चीज़ें आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड है क्या, है ना। जो स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बताया था, बट फिर से देख लेते हैं। ओके, एंड इसके बाद अपन देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या हैं एंड आगे की चीज़ें। ओके, तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था और हमें क्या क्या पढ़ना है। सो इट यूनिट 6 है। ठीक है, हमने केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ वी विल सी आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, आयोनिक रेडियस। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये चैप्टर एंड यूनिट काफ़ी बड़ी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है, किसने इसका सबसे पहले कंसेप्ट दिया था। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अगर है तो वो आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, अब किसने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था, तो कौशल ने ये पॉइंट आउट किया कि आयंस जब बनते हैं तो या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा इसीलिए करते हैं कि इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। 2 + 6 कितना हो गया, 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट हो गया मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनने अटेन कर ली। ओके, तो इसीलिए आयंस बनते हैं। ओके, नाउ आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। अब इस प्रोसेस को हम और अच्छे से बोले तो ये बोल सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। कहाँ से, जैसे NaCl है तो इसमें Na+ और Cl नेगेटिव बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं सोडियम से क्लोरीन में। ठीक है, इसकी वजह से एक सोडियम आयन बन रहा है, एक क्लोराइड आयन बन रहा है। अच्छा, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो कि सोडियम में 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2s2 2p6 एंड 3s1 हो गए ये 11। अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये 3s में से निकला, तो देख लो आप NS2 और NP6, है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनका गेन हो गया। आउटर मोस्ट देखते हैं हम। अब ऐसे क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, तो आप इसको काउंट करो, 3s2 3p5। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो p शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s2 3p6। तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया क्लोरीन ने भी, ऐसे सोडियम ने भी, बट क्लोरीन ने एक गेन करके अटेन किया और सोडियम ने एक लॉस करके। तो ये क्या बन रहे हैं, ये आयंस बन रहे हैं। इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसको हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो आयंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नाउ इसका आप अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 6 7 8 9 10, तो ये किस नोबल गैस को करस्पॉन्ड कर रहा है, नियॉन को, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप देखोगे तो 6 7 8 9 10 16 17 18, तो ये आर्गन का करस्पॉन्ड कर रहा है ना, इसलिए
यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन ऑफ आर्गन। अब ऐसे कंपाउंड्स जो आयोनिक बॉन्ड जिनमें होती है वो क्या कौन कौन से हैं या कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है ना, KCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, 2+2 नेगेटिव, कैल्शियम फ्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है। इन सब में आयनिक बॉन्ड होती है और ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनाते हैं और इनके जो आयंस है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। सो व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? Ionic bond is what? The attraction that is holding the ions together is known as ionic bond. Now इसके आगे हम बढ़ते हैं और इसके आगे हम ये देखेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कौन कौन से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं जो आपके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो बेसिकली मेटल्स हैं, है ना, जिनमें आपकी आयनिक बॉन्ड और मेटल नॉन मेटल इन सबको मिला के आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जैसे कि एल्किली एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जिनकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या एनर्जी है। लो है मतलब कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। ये क्या करते हैं, जैसे सोडियम की कम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल के जल्दी से सोडियम आयन बन जाएगा जो कि स्टेबल है। तो ये क्या करेगा, हेलोजन से कंबाइन होता है क्लोराइड से और ये क्या बना देता है, NaCl बना देता है। और क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज नेगेटिव है ना, लार्ज नेगेटिव, क्योंकि गेन करके अपने आप को स्टेबल करता है। सो ये आपके क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स होते हैं मेटल्स के जिनमें आयोनिक कैरेक्टर होता है, वो भी बनाते हैं। ओके नाउ, और अपन क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू के बेस पे आप बता सकते हो कि कोई आयोनिक कंपाउंड है ये गिवन कंपाउंड कि नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। अब कैसे, आपको एक टेबल दी होती है जिसमें वैल्यूज लिखी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर जैसे A और B है, ये दो एलिमेंट्स हैं, है ना, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो की वैल्यू का जो डिफरेंस है, अगर वो 1.7 से ज़्यादा है तो ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और इनमें लार्जली आयोनिक कैरेक्टर होता है। अब अगर ये वैल्यू 1.7 से कम है तो इनमें लार्ज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, if it is like this तो large covalent character. Okay, so differences in the electronegative values is delta x। ठीक है, उनकी ये वैल्यूज आपकी कुछ कंपाउंड्स की दी हुई हैं, जैसे NaCl की दी है 2.1 है, 1.7 से ज़्यादा है तो ये आयोनिक कैरेक्टर है इसमें। सीजियम क्लोराइड 1.7 से ज़्यादा है तो इसमें भी आयोनिक कैरेक्टर है। KBr, इसलिए इसमें भी आयोनिक कैरेक्टर है। ओके, अब आयोनिक कैरेक्टर्स ये तो हमने देख लिया कि किस किस में हो सकता है। ओके नाउ आयोनिक सब्सटेंस आपको पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉलिड या लिक्विड किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इनमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे। ओके, अब अगर ये सॉलिड में है तो चार्ज पार्टिकल्स एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाते हैं, जैसे ये आप अभी स्ट्रक्चर देखोगे, ये NaCl का स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये चीज अगर ये सॉलिड है तो चार्ज पार्टिकल्स आपके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप लैटिस कहते हो। ओके, ये फिगर आपका यहाँ पे दिख रहा है। अब एक्सरे एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जो है उसमें सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट है। ओके, अब इन आयनिक क्रिस्टल each ion is attracted by several ion of opposite charge of course। जैसे सोडियम में प्लस चार्ज है तो ये क्लोराइड आयन से अट्रैक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो ये लाइन है, each ion is attracted by several ions of opposite charge in sodium ion crystal
सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसमें हर एक क्लोराइड आयन जो है ये ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड है सोडियम आयन से, एंड द वाइस वर्सा। सोडियम आयन भी 8 क्लोराइड से सराउंडेड हो सकता है और क्लोराइड भी 8 सोडियम आयन से सराउंडेड हो सकता है। ठीक है। अब द फॉर्मूला ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड या substance is the lowest ratio of the component ion and can be determined from the charges of the respective ions। तो सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हम कह सकते हैं क्रिस्टल है, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। ओके, तो ये आप देखोगे कि जो कलरलेस है ये सोडियम आयंस है, और ये जो ब्लैक कलर के हैं ये क्लोराइड आयंस है। तो हर एक सोडियम आयन भी 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है और क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ओके, तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल आपको ड्रॉ करने कभी कभी आ जाता है या डिफाइन करने आ जाता है। तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें जैसे क्लोराइड है 1 2 3 4, एंड द पीछे भी है इसके ऐसे सोडियम आयन है, ये क्लोराइड है 1 2 3 4, है ना। ऐसे इसके नीचे भी है, आप इसको इमेजिन करोगे तो हर एक आयन जो है वो 6 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमने देखा आयोनिक बॉन्ड क्या होती है और उसके बारे में। अब अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो अपन को ये पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या है, मोबाइल है, और मूवमेंट ऑफ आयंस करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इन व्हाट? इन सोल्यूशन या मेल्ट। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में करते हैं, अगर ये सॉलिड है तो नहीं कर सकते। ओके, नाउ इन सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि इनकी मोबिलिटी ही नहीं है, आयंस मूव नहीं कर रहे हैं। Now the migration of ions towards electrode explain their conductive capacity। पॉजिटिव है तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस होगी अगर मोल्टन स्टेट में है तो। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in solvents like water। ओके, एंड दे आर insoluble in what? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, है ना। अब इसके बाद अच्छा ये डायग्राम है, ये डायग्राम में ये बता रहा है कि ये वाटर है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये आयंस है ना, जैसे ये बना है, ये बना है, तो ये वाटर के आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आयंस बने क्रिस्टल के। ठीक है, तो आप देखो जैसे पॉजिटिव है क्रिस्टल का आयन, तो ये वाटर के आयंस इसको सराउंड करके रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब वाटर के हैं और ये क्रिस्टल के आयन है। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, ऐसे टाइप के इंटरैक्शन को हम बोलते हैं आयन डाइपोल। ओके, सो यहाँ आपको देखने मिल रहा है कि पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस हैं सब्सटेंस के या क्रिस्टल के, और इनको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करके रखे हुए हैं। ओके, नाउ आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि दिस टाइप ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज नोन एज आयन डायपोल इंटरेक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया। और इसकी वजह से इट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड द एनायन। ओके, अब ये वाटर है तो वाटर आपका कैसे प्रेजेंट है, इस टाइप से होता है, बेंट शेप होता है ना इसका। तो ये एक पोलर सॉल्वेंट है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, चार्जेस डिफरेंस है, तो ये एक पोलर सॉल्वेंट है। अब आप यहाँ देखो कि जो ये अरेंजमेंट है, ये कैसा अरेंजमेंट है, लेयर बाय लेयर है ना। तो ये जो ये दिखा रहा है ना, ये नीचे की लेयर्स, इनमें क्या है, ये इनमें कोई मोबिलिटी है ही नहीं अभी, है ना। ऊपर के आयंस में मोबिलिटी है। सो ऑल्टरनेटिंग लेयर्स में ये सोडियम और द क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कंसीडर कर रहे हैं। और
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेटिंग इन द आयनिक कंपाउंड, इनकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए। इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड द बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, सो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सो इस तरीके से आप दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाओगे, एक तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और एक conductivity of electricity. Okay, now the stabilization an ionic crystal lattice attains due to electrostatic force is usually lattice energy के फॉर्म में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पर आपने देखा कि सोडियम आयन और क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके बीच में आयन डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो आयंस नीचे आपके प्रेजेंट है, ये अभी दिखा रहे हैं कि ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुए मोबिलाइज होने, तो ये अभी सिर्फ एज ए सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज, आयोनिक रेडियस डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रेजेंट है। देखो क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड डज नॉट हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन। क्यों? क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है, सोडियम क्लोराइड पोलर है, तो पोलर पोलर में ही डिसॉल्व होगा, है ना, इसीलिए। अब अपन देखते हैं आयोनिक रेडियस क्या होती है। सो जैसे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या, आयोनिक रेडियस है। ओके, तो द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन अ क्रिस्टल लैटिस किस पे डिपेंड करता है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आयन का, पॉजिटिव और द नेगेटिव आयंस का साइज क्या है। ठीक है, और ये चीज इनडायरेक्टली रिलेटेड है किससे, आयोनिक रेडियस से। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आपको किसी क्रिस्टल का शेप डिफाइन करना है ना, तो आपको कैटाइंस एंड द एनाइंस को स्फेरिकल अज्यूम करना पड़ता है, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल अज्यूम करना पड़ता है, और ये माना जाता है कि इनका जो शेप है ना, क्या है, डिफाइंड है। ओके, और ये जो आयंस है ये इनकम्प्रेसिबल है। तो अगर आप, हमने क्या बोला, अगर हमें क्रिस्टल लैटिस का शेप डिफाइन करना है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि आयंस क्या है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो इनका शेप डिफाइंड है, रेडियस डिफाइंड है ना, इस तरीके से हम अज्यूम करके चलते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमें ये पता चलता है कि क्या स्ट्रक्चर है किसी भी क्रिस्टल का। ओके, और इंटर आयोनिक डिस्टेंस जो है, मतलब आयोनिक रेडियस जो है वो क्या है, तो वो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक होती है, उससे हमें पता चलता है। अब मान लो ये एक ए और बी आयनिक सब्सटेंस है, उसमें ए जो है आपका पॉजिटिव आयन है, बी नेगेटिव आयन है। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हम ए बी मान के चल रहे हैं। तो ए बी, स्मॉल ए, इट शुड बी कितना होगा, ए बी इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर ए पॉजिटिव आर बी नेगेटिव। ओके, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, इसकी भी तो कुछ रेडियस होगी ना, ये तो होगी ही बीच की। तो ये आर ए पॉजिटिव और ये आर बी नेगेटिव। ओके, तो ये इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, सम ऑफ द आयनिक इंडिविजुअल रेडियस के। अब इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट अ पेयर ऑफ आयंस हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। जैसे कि NaF है, KCl है ना, तो इन ये सारे क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अब इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच में एंड द रेडियस के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है मतलब कि जैसे कि आर बी रेडियस और आर ए पॉजिटिव रेडियस है,
तो Z इफेक्टिव ए का माना जाएगा, Z इफेक्टिव बी का माना जाएगा। ओके, सो ये इसका फॉर्मूला है। ओके, so ZA positive and the ZB negative is the effective nuclear charge felt by electron in the outermost shell. ओके, अब अपन आगे देखते हैं कि ये देखो, ये जो डायग्राम है ये एक क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, ये जो आयंस प्रेजेंट है इनके बीच का जो डिफरेंस है ये RA नेगेटिव पॉजिटिव एंड द RB नेगेटिव का बराबर है। ओके, तो ये कैटाइन और एनाइन की रेडियस है, ये इधर से और ये इतना। किसी को भी आप पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव मान सकते हो, है ना। अब ये एक टेबल दी हुई है, इसमें कैटाइनिक रेडियस एंड द एनाइनिक रेडियस दी हुई है। तो ये जो इक्वेशन थी, है ना, ये पॉलिंग ने दी थी। और ये टेबल जो है इससे हमें पता चलेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और का अरेंजमेंट किस तरीके से है। सो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, इन एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ आयंस द एनाइंस विथ लार्जेस्ट चार्ज हैज द लार्जेस्ट रेडियस। मीन्स व्हाट, कि एनाइंस की जो रेडियस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैटाइंस। ओके, while the cation with the largest charge has the smallest radius. So RO2 नेगेटिव, इसमें चार्ज ज़्यादा है तो इसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है। F नेगेटिव, इस पे 1 माइनस चार्ज है, इसमें 2 माइनस है तो ये ज़्यादा बड़ा हुआ। ऑक्साइड आयन, फिर फ्लोराइड, फिर सोडियम, फिर फ्लोराइड और एल्यूमिनियम। तो जितना ज़्यादा एनाइन पे नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा रेडियस, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम कैटाइन की रेडियस। ओके, अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसीलिए है कि अगर हम बात करते हैं कैटाइन्स की, तो कैटाइन्स में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है कि कैटाइन्स, मान लो जैसे सोडियम आयन है, ठीक है, इसमें एक बाहर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का है वो न्यूक्लियस की तरफ काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इसका साइज छोटा हो गया। तो रेडियस क्या हो गई, रेडियस कम हो गई, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर का डिस्टेंस ही रेडियस होता है आउटर मोस्ट शेल का, तो ये रेडियस कम हो गई। अब अगर आप एनाइन की बात करते हो, मतलब इंटर आयनिक रिपल्शन की बात करते हो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक की, तो एनाइन में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज पार्टली डिक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन साइज। अब क्या होता है कि साइज जो है एनाइन का वो बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, कम होने की वजह से इसका साइज बड़ा होता है, तो कोई अफेक्ट नहीं उतना पड़ता। ठीक है, सो ये दो रीजंस हैं। और ये आपका क्वेश्चन आता भी है कि वाई कैटाइन्स हैव स्मॉलर रेडियस एंड द एनाइन्स हैव हायर रेडियस, आयनिक रेडियस, नॉट नॉर्मल रेडियस। ओके, सो अब रेशियो ऑफ कैटाइनिक रेडियस टू द एनाइक रेडियस क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करती है हमें, क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री। ठीक है, कि टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइंगुलर है, कि क्यूबिक है, किस टाइप की ज्योमेट्री हमारी है। तो ये टेबल दी हुई है, इसमें आपको पता चलेगा कि अगर रेडियस रेशियो जो है RA पॉजिटिव और RB नेगेटिव, है ना, का अगर डिफरेंस इन वैल्यूज के बीच में आता है तो वो कौन से क्रिस्टल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं NaCl का। तो NaCl में आप ये देखोगे कि जो रेडियस है RNA पॉजिटिव वो 95 पिकोमीटर है, और जो क्लोराइड की है वो है 181 पिकोमीटर। तो रेडियस रेशियो क्या है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। तो 95 अपॉन 181 करने पे जो हमें मिलती है 0.5 कुछ मिलती है। अब 0.5 उस टेबल में अगर हम मैच करें जाके, तो वो किसके बीच में आ रही है, वो आ रही है इसके बीच में,
तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी ज्योमेट्री हुई ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, समझ आई बात। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो किस ज्योमेट्री का हो, बस हमें रेडियस की वैल्यू पता हो तो हम निकाल सकते हैं। सो आप यहाँ देख रहे हो कि डिक्रीजिंग से स्टार्ट हुआ है और इंक्रीजिंग तक गया है, से 0.15 और लास्ट में 1 है। तो ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक, इस तरीके से ये अरेंज्ड है। तो ZnS जैसे टेट्राहेड्रल का एग्जांपल है, सीजियम क्लोराइड क्यूबिक का एग्जांपल है, तो ये आपको आ सकता है ना। ये देखो, ये क्रिस्टल दिया हुआ है, ये सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ये क्यूबिक है इसलिए इस तरीके से अरेंज्ड है, ये जिंक सल्फाइड है, ये टेट्राहेड्रल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक आयन 4 आयन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्रिस्टल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी एंड इसके आगे की चीज़ें। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। एंड अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू।